भाई धातु रोग अब तक हैंडसम वाला लोंडा बन चुका है, जिस पर अधेड़ उम्र की औरतें मक्खियों की तरह भिनभिनाती है उसकी जवानी का रस चूसने के लिए। वो अपने कलीग से कहता है चल मुझे फटाफट अपडेट दे, जो उससे कहता है तीसरी नंबर की चेयर पर नजर डाल, वो सचमुच मस्त पटाखा है और बहुत बहुत ज्यादा अमीर है, जिसका नाम है शेर की शेरनी। धातु रोग कहता है अरे यार वो तो सचमुच में माल है। कलीग कहता है हाँ वो माल तो है, पर वो गहरे स्ट्रेस से गुजर रही है क्योंकि अब तक उसका 55 बार तलाक हो चुका है, पर अभी भी बुढ़िया की ठरक खत्म नहीं हुई है। उसका परिवार हमारे देश की सबसे बड़ी सुपरमार्केट रन करता है। धातु रोग कहता है अरे वाह यार ये तो बढ़िया बात है, मेरे लिए शेर की शेरनी बिल्कुल परफेक्ट है। जिसमें वो उसको पटाने के लिए फटाफट अपने कपड़े उतारता है और पानी में से फुल टसन टोरे में शेरनी के सामने आता है, जिसमें वो अपने चश्मे उतारकर उसे एक टक देखती है। धातु रोग कहता है मुझे लगता है मेरी जान मैंने तुझे गीला कर दिया। अब गीला का मतलब पानी से गीला नहीं, दूसरे वाला गीला। जिसके बाद 25 साल बीत जाते हैं, जहां हम देखते हैं शेर की शेरनी और धातु रोग मस्त सोए हुए हैं, जिसमें वो फटाफट छोटा सा मिरर उठाता है और शेरनी के नाक के नीचे लगाता है, ये देखने के लिए कि बुढ़िया चल बसी या फिर वो मुर्दों की तरह सो रही है। खैर वो अभी भी जिंदा थी, जिससे उसको बहुत अफसोस होता है। जिसके बाद वो घर में टहलता टहलता कॉफी पीता है और हम देखते हैं बूढ़ी शेरनी का आलीशान घर, जहां धातु रोग अपने जीवन के कांचे काट रहा था, जो साला रहीसी की वजह से इतना आलसी हो चुका था कि उसने 2 आदमी सिर्फ टैबलेट का पेज स्वाइप अप करने के लिए रख रखे थे। और तो और महाराज को अपने शरीर को कष्ट देना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसके लिए उसने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक स्केट्स खरीद रखे थे। जो साला इतना निकम्मा था कि उससे टेनिस की एक बॉल तक नेट के पार नहीं होती। आगे वो धूप सेक रहा था तो उस पर छाया आ जाती है, जिसमें वो अपने चमचों से कहता है भीड़चोद छाया आ गई, मुझे धूप में लेटाओ। जिसके बाद वो रईस का बच्चा अखबार पढ़ता है, जिस अखबार को पढ़ने के बाद वो ऐसे ही घर में फेंक देता है। आगे वो अपनी बॉडी मसाज करवाता है और बस यही उसका डेली रूटीन है जो वो पिछले कई सालों से फॉलो करता आ रहा है। तभी वहाँ शेर की शेरनी आती है, जिसको देखकर वो कहता है ओह आ गई मेरी जान मेरी बारिश की बूंद। जो उससे कहती है आज तुझे पता है कौन सा दिन है साले, आज हमारी एनिवर्सरी है, हैप्पी एनिवर्सरी। जिसमें शेर की शेरनी उसे एक महंगी सी घड़ी गिफ्ट करती है, जिसको देखकर वो कहता है अरे यार मुझे इस घड़ी की सचमुच बहुत जरूरत थी, बहुत अलग है ये पिछले साल वाली उस घड़ी से जो तुमने मुझे दी थी। अब बुढ़िया इस उम्मीद में उसे टुकुर टुकुर देखे जा रही थी कि ये भी मुझे कोई गिफ्ट देगा, पर उसे एनिवर्सरी का घंटा भी याद नहीं था। जिसमें वो कहता है हाँ मेरे पास है ना तुम्हारे लिए भी एक गिफ्ट, और उसे ले जाता है महंगी महंगी गाड़ियों के शोरूम में, जहाँ उसे ये पीली मैक्लेरन पसंद आती है, जिसको खरीदवाने के लिए वो कहता है चलना मेरी जान अंदर बैठ कर देख मजा आएगा। शेरनी कहती है नहीं मैं नहीं बैठ सकती, मुझे अपने घुटनों का डर है क्योंकि ये गाड़ी बहुत ही डाउन टू अर्थ है। जिस पर वो उससे झूठ मूठ में गुस्सा होने का दिखावा करता है कि रहने दे कोई जरूरत नहीं। शेरनी कहती है नहीं यार मैं नहीं चाहती कि मेरे घुटने की वजह से आज का ये खास दिन बर्बाद हो, खरीद ले तू इसे। तभी वहाँ एक हैंडसम सा सेल्समैन आता है जो वही रटी रटाई बातें कहता है, बहुत अच्छी चॉइस है आपकी वगैरह वगैरह। जो धातु रोग से पूछता है सर पेमेंट कैसे करोगे आप, वो कहता है मैं नहीं शेर की शेरनी करेगी, मतलब कि साला उसको उसी के पैसों की गाड़ी गिफ्ट कर रहा है जिसको वो चला भी नहीं सकती। कितना हरामी है साला। जिसे लेकर शो ऑफ करने वो अपने दोस्त फेजू मीठा से मिलने पहुंचता है, जो साला हूबहू उसी के जैसा था, बोले तो वो भी उसके जैसे ही अमीर अमीर बूढ़ी औरतों को फंसाता था। आगे वो दोनों गोल्फ खेलने जाते हैं, जहाँ अपना आलसी गाड़ी में बैठा बैठा ही शॉट मारता है। जिसके बाद वो वापस अपने महल पहुंचता है, जहाँ नीली कलर की एक और मैक्लेरन खड़ी थी। वो अंदर जाता है और शेर की शेरनी से कहता है माँ कसम यार तूने तो मेरा दिल ही जीत लिया, मेरे ब्लेजर से मैच करती हुई मेरे लिए एक और मैक्लेरन खरीद के। तभी वहाँ आता है वही महंगे शोरूम वाला सेल्समैन, जिसने बुढ़िया की मस्त वाली मारी, जिससे खुश होकर बुढ़िया ने उसे नीली कलर की मैक्लेरन गिफ्ट कर दी। धातु रोग कहता है मेरी जान तूने मुझे धोखा दिया, वो भी एक सेल्समैन के लिए। शेरनी कहती है देख दोस्त तेरा समय अब पूरा हो गया, हमारे बीच में अब कुछ नहीं है। वो कहता है ठीक है फिर जो भी तेरा है उसमें से आधा मेरा भी होगा। बुढ़िया कहती है तुझे मेरा झाट का सड़ा हुआ बाल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तूने मेरे साथ प्रीनेप्चुअल एग्रीमेंट साइन किया था। दरअसल ये वो एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर मृत्यु या तलाक के बाद होने वाली प्रॉपर्टी या संपत्ति का बंटवारा पहले से निर्धारित होता है। जिस एग्रीमेंट में शेर की शेरनी ने उसके लिए एक फूटी कोड़ी तक नहीं लिखवाई थी, जिस वजह से धातु रोग को अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वहां से जाना पड़ता है। जो अपने आप को धिक्कारे जा रहा था कि मैंने उस कुतिया बुढ़िया को इतने सालों तक अपना बेस्ट दिया, उस पर अपनी जवानी निचोड़ दी, और अब जब उस कुतिया को मुझसे जवान मुझसे कम उम्र का लोंडा मिल गया तो उसने मेरे पिछवाड़े पर लात मार दी। सैड। जिसके बाद वो अपने इकलौते दोस्त फेजू मीठा से मिलने जाता है और उससे कहता है भाई शेर की शेरनी ने मेरी गींड पर लात मार दी, अब तू ही बता मैं क्या करूं, ना मेरे पास घर है, ना पैसा है, ना महंगी महंगी स्पोर्ट्स कार है, और ना ही हेलीकॉप्टर है। फेजू कहता है देख दोस्त तू मेरी वाली बुढ़िया के घर में नहीं रह सकता, क्योंकि मैंने अभी अभी 500 घोड़ों की ताकत वाली वाइगरा खाई है उस बुढ़िया की कमर तोड़ मारने के लिए, ताकि वो मुझसे खुश रहे। और कहता है देख यार मेरे और तेरे जैसे लोगों को निराश नहीं होना चाहिए, तुझे बस अपने लिए एक और नई अमीर पत्नी ढूंढनी होगी बस। जो सुनकर धातु रोग जोश में आ जाता है और कहता है हाँ मैं एक ऐसी बुढ़िया ढूंढूंगा जो साली शेर की शेरनी से कहीं ज्यादा अमीर होगी। खैर उसके पास अब रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो वो अगले दिन अपनी बहन आपकी कशिश के यहाँ मदद मांगने जाता है, जो उससे कहती है गंडवी के तो तू आज दिखाया, तुझसे साले इतना भी नहीं हो पाया कि तू अपनी मरती माँ तक को देखने आ जाए। जिस पर जब अखरोट का पेड़ गिरा तब भी तू उसे देखने नहीं आया, फिर मुझे बच्चा पैदा हुआ तो तू उसे भी देखने नहीं आया, तो अब क्या लेने आया है तू यहाँ। वो कहता है बहना मुझे शेर की शेरनी ने घर से निकाल दिया और मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। आपकी कशिश कहती है तो भड़वे इसमें गलत
गलत क्या है, जो उसने छीना वो उसी का ही तो था। वो कहता है हाँ बात तो तेरी सही है, पर उस कमीनी ने वो कार भी मुझसे छीन ली जो मैंने उसके लिए खरीदी थी उसके पैसों से। देख मेरी बहना, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या मैं तेरे साथ तेरे घर में रह सकता हूँ? वो कहती है तू साले अपना दिमाग कहीं उस बुढ़िया की गुफा में ही तो नहीं छोड़ आया साले मतलबी। खैर वो उसकी गुद्दी में एक थप्पड़ मारती है और कहती है बस एक दिन, उसके बाद नहीं। और ये सब वो इसलिए कर रही थी क्योंकि वो उसकी बहन जो थी। जिसके बाद वो उसका अपार्टमेंट देखता है और कहता है ये छोटा तो है पर हाँ चल जाएगा, अच्छा है चल जाएगा काम। तभी वो अपने भांजे को देखता है और कहता है अरे वाह यार तुम तो 6 साल के हो गए। भांजा कहता है काहे का मामा है रे तू, 10 साल का हूँ मैं। जिस पर उसकी बहन उसको घूर घूर कर देखती है तो वो कहता है अरे मुझे क्या पता था, और यार तुम लोग छोटी छोटी बात पर सीरियस क्यों हो जाते हो जैसे कोई मर गया हो। भांजा कहता है हाँ मेरा बाप जो मर गया है। वो कहता है मैं जानता हूँ, जो जानकर मुझे बहुत बुरा लगा। भांजा कहता है मामा मैं चिकन राइस खा रहा हूँ, क्या आप खाना चाहते हो? वो कहता है चिकन यार वैसे तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, पर चल देखते हैं तेरा चिकन। जिसमें वो फटाफट बिना खाने का धन्यवाद किए उसे खाने लगता है। जिस पर उसकी बहन उसका हाथ मरोड़ देती है और कहती है पहले प्रार्थना कर। जिसमें वो कहता है हे भगवान, भले ही हम सिर्फ चावल और चिकन खा रहे हैं पर मैं अभी भी उम्मीद रखता हूँ कि मुझे जल्द ही लॉबस्टर खाने को मिलेगा और आप मेरे लिए जल्द ही एक अमीर पत्नी ढूंढोगे। जिसके बाद सभी शांति से खाना खाते हैं और भांजा अपने मामा को उसका साइंस प्रोजेक्ट के बारे में बताता है, जिसमें वो एक गुब्बारे पर गोप्रो को बांधकर उसे आसमान में भेजेगा वगैरह वगैरह। आगे सोने का समय हो जाता है और एक्स्ट्रा बेडरूम ना होने की वजह से उसे हवा वाले गद्दे को अपने मुंह से फुलाना पड़ता है। अब इस रईस के बच्चे ने शेरनी के घर में 4 आदमी सिर्फ चद्दर सीधी करने के लिए रख रखे थे, इसीलिए उसे यहाँ चद्दर सीधी करने में प्रॉब्लम आ रही थी। भांजा पूछता है मामा जी आपकी शादी को कितने साल हो गए? वो कहता है 25 साल, चल अब सो जा। भांजा पूछता है जिन 25 सालों में आपने कोई काम नहीं किया तो आपके पास पैसे कहाँ से आते थे? वो कहता है मुझे पैसों की जरूरत नहीं थी, सारे पैसे शेरनी पे किया करती थी, अब सो जा, गुड नाइट। भांजा फिर से पूछता है तो मामा जी आपको आपके खर्चे उठाने के लिए नई वाइफ ढूंढनी होगी, जो सब आप कैसे करोगे? वो कहता है एक अच्छी सी बढ़िया सी नींद लेकर। भांजा फिर से पूछता है मामा जी आप कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आए? वो कहता है अरे यार मैं बिजी था भाई, बिजी था। भांजा भांजा कहता है आप किस चीज में बिजी थे? आपने अभी तो कहा आप कोई काम नहीं करते थे, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ा करते थे। जिस सबसे उसको गुस्सा आ जाता है तो वो जोर जोर से इमरजेंसी इमरजेंसी चिल्लाने लगता है, जिसमें तभी उसकी बहन लठ लेकर आती है। वो कहता है मैं यार सोने की कोशिश कर रहा हूँ और तेरा बेटा मुझसे लगातार बात पे बात किया जा रहा है, क्या मतलब है ये? आपकी कशिश कहती है बे साले मुझे लगा कोई लुटेरा घर में घुस आया है। वो कहता है हाँ, और वो लुटेरा तेरा बेटा है जो मेरी नींद लूट रहा है। जिसमें वो उन दोनों को गुस्से में धमकाकर दूसरे कमरे में सोने चली जाती है। इतने में ही उस हवाई गद्दे से करके हवा निकलने लगती है, जिसके छेद पर वो उंगली रखता है और मस्त सो जाता है। जिसमें जब वो उठता है तो हवाई गद्दा उसके ऊपर था जिसकी सारी हवा निकल चुकी थी। आगे वो ब्रेकफास्ट करने जाता है, जिसमें जैसे ही वो बर्तन निकालता है बहन कहती है साले जिस तरह से तू बर्तन निकाल रहा है ना वैसे ही धोकर वापस रख देना। जिसमें वो उसे बिना यूज किए ही वापस रख देता है, क्योंकि नवाब बर्तन थोड़े ही धोते हैं और डब्बे से डायरेक्ट उठाकर कॉर्नफ्लेक्स खाता है और डब्बे से ही दूध पीता है। तभी कोई उनके घर का दरवाजा खटखटाता है। आपकी कशिश देखती है तो पाती है सामने उसका पड़ोसी खड़ा है, जो उससे कहता है सॉरी यार मुझे पता नहीं था आपके घर में कोई अतिथि आया है। वो कहती है ये कोई अतिथि वतिथि नहीं है, ये तो मेरा भाई है जो आज कई सालों बाद आया है। पड़ोसी कहता है यार तुझे विश्वास नहीं होगा कि मेरे दरवाजे की कुंडी फिर से चिपक गई। कशिश कहती है क्या बात कर रहे हो यार, ये तो बहुत बुरा हुआ, पर तू टेंशन मत ले, मैं उसे ठीक कर दूंगी, बस 5 मिनट में आती हूँ। धातु रोग पूछता है बहना क्या चल रहा है तेरा उसके साथ, तूने उसके साथ टुकुर 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 किया कि नहीं? वो कहती है बे साले पागल वागल हो गया क्या, बस मैं उसे पसंद करती हूँ और कुछ नहीं। आगे वो अपने भाई और अपने बेटे के साथ अपने काम पर पहुंचती है, जहाँ वो एक जूनियर आर्किटेक्ट है, जैसा कि उसने बचपन में अपने भाई से कहा था, पर उसे अभी तक सीनियर आर्किटेक्ट बनने का मौका नहीं मिला था। जिसमें वो जाते जाते अपने भाई से कहकर जाती है मेरे बेटे को ध्यान से उसके स्कूल छोड़ देना और अपने लिए नौकरी ढूंढ लेना। जिसके बाद धातु रोग अपने भांजे को उसके स्कूल छोड़ने पहुंचता है और कहता है अरे बाप रे, यहाँ से तो पैसे की बहुत महंगा आ रही है, लगता है बहुत अमीर बच्चे पढ़ते हैं यहाँ। तभी भांजा उसको चुप होने के लिए बोलता है और एक लड़की जिसका नाम आरडी है उसको टुकुर टुकुर घूरने लगता है, क्योंकि वो उसको पसंद करता था। तभी आरडी की दादी चंपाकली उसे उसकी नोटबुक देती है, जिसे देखकर धातु रोग पूछता है अरे बाप रे कितने साल की है वो? भांजा कहता है वो अगले हफ्ते 10 साल की होने वाली है, जिसमें वो एक बहुत बड़ी जन्मदिन पार्टी देगी। धातु रोग कहता है अरे यार मैं उसकी दादी की बात कर रहा हूँ, उसकी पोती की नहीं। आगे वो चंपाकली को पटाने जाता है, क्योंकि वो बहुत बहुत ज्यादा अमीर थी, ऊपर से उसका पति भी मर चुका था। जिस पर वो गार्ड से कहता है मैं चंपाकली का पुराना दोस्त हूँ, क्या तूने मुझे पहचाना? वो कहता है कहीं आप वो तो नहीं जो अप्रैल के महीने में पोलो खेलने आए थे? धातु रोग कहता है हाँ मैं वही तो हूँ, चल मुझे अब अपनी मालकिन से मिलवा। गार्ड कहता है पर साले हरामी, अप्रैल के महीने में तो मैम ने कोई पोलो ही नहीं खेला। जो सुनकर उसका चेहरा उतर जाता है तो वो कहता है यार मई में खेला होगा। गार्ड कहता है नहीं, उन्हें पोलो खेलना नहीं आता और पसंद भी नहीं है। जिस पर अपना बचाव करने के लिए वो कहता है अरे यार मुझे शायद कोई वहम हो गया था, मैंने उन्हें कोई और समझ लिया, सॉरी मेरी गलती है। जिसके बाद वो अपने दोस्त फेजू मीठा के पास कॉल करता है और कहता है मुझे मेरी नई अमीर पत्नी मिल गई जिसका नाम है चंपाकली। वो कहता है क्या
चंपाकली, भाई वो तो शेर की शेरनी से 10 गुना ज्यादा मोटी पार्टी है। और सुन, आज वो एक चैरिटी फंक्शन में जाने वाली है जिसकी एंट्री फीस $500 है, तो जा मेरे चीते फंसा ले उसे अपने जाल में। अब बेचारे धातु रोग के पास $500 भी नहीं थे, तभी उसको सामने एक दुकान दिखती है जिसका नारा था कि हम आपको $1000 देंगे, बस आपको हमारा एडवर्टाइजमेंट रैप अपनी गाड़ी पर चिपकाना होगा 3 महीनों के लिए। जिसमें वो फटाफट उनके पास जाता है और कहता है, भाई मेरी कार पर अपनी एडवर्टाइजमेंट पन्नी चढ़ा दो और मुझे फटाफट $1000 कैश दो। जो उसको $1000 देते हैं और उसकी बहन की कार पर स्ट्रिप क्लब की पन्नी चढ़ा देते हैं, जिस कार को लेकर वो फटाफट चैरिटी इवेंट में पहुंचता है और देखता है चंपाकली वहां मौजूद है और तो और वहां पर स्विमिंग पूल भी है, जिसे देखकर उसको यकीन हो जाता है कि अब तो चंपाकली फंसेगी ही फंसेगी। आगे वो वहीं पर बनी एक गिफ्ट शॉप पर जाता है जहां से वो एक महंगा सा चश्मा खरीदता है और एक पीली चड्डी खरीदता है जिनके होते हैं $500। फिर वो जाता है वॉशरूम में और अपने आप से कहता है, साले तेरे में आज भी वो जज्बा है, तू चंपाकली की गीली कर देगा। तभी उसका ध्यान जाता है उसके छाती के बालों पर जो कि अब सफेद पड़ चुके थे, जिनको काला करने के लिए उसे वहीं पर रखी दिखती है ब्लैक शू पॉलिश, जिसको वो अपनी छाती के बाल, दाढ़ी के बाल, झाट के बाल में रगड़कर $500 की एंट्री फीस देकर चैरिटी इवेंट में जाकर माचो वाली पोज देता है, जिसमें सभी उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे। और जैसे ही चंपाकली की उस पर नजर पड़ती है वो और भी ज्यादा टसन मारने लगता है और अपना चश्मा फेंककर स्विमिंग पूल में जंप करता है। जिससे वो होता है जो उसने सोची भी नहीं होगी। तभी वहाँ चंपाकली का गार्ड आता है और उसे उठाकर वहाँ से बाहर फेंक देता है। कहता है, तुझे क्या लगता है तू अपना ये गंदा सा शरीर दिखाकर मेरी बॉस को पटाकर उसके पैसे हड़प सकता है? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। जिसके बाद वो अपने भांजे को उसके स्कूल से पिक करने जाता है, जहाँ उसकी नजर पड़ती है चंपाकली की पोती आरडी पर, जिसको उसका भांजा पसंद करता था। आगे वो अपने भांजे को पार्क में ले जाता है और उसे उसकी तरह चलना, आंखों में आंखें डालकर बात करना, एटीट्यूड दिखाना वगैरह वगैरह सिखाता है, ताकि वो चंपाकली की पोती आरडी को पटा सके, जिसके सहारे वो चंपाकली के घर में घुस सकता था। आगे वो अपनी बहन को उसके ऑफिस से पिक करने जाता है, जो अपनी कार पर स्ट्रिप क्लब का रैप चिपका देखकर उस पर भड़की हुई थी, जो रैप उसे घर पहुंचते ही उतारना पड़ता है। अगले दिन वो अपने दोस्त फेजू मीठा से मिलता है और कहता है, मैंने तुझे जो चंपाकली की फेवरेट चीजों की लिस्ट बनाने के लिए कहा था वो तूने बना ली क्या? फेजू मीठा उसे पर्ची देता है जिसमें लिखा था, चंपाकली को पहाड़ पर चढ़ना बहुत पसंद है, ट्रेन में ट्रेवल करना बहुत पसंद है और उसका फेवरेट फूड है फ्राइड चिकन। तभी वो होता है जो बिल्कुल भी नहीं होना था, वो पन्नी चढ़ाने वाले भाई धातु रोग की गाड़ी पहचान लेते हैं और इतने में ही उन दोनों की नजर उस पर भी पड़ जाती है, जिसका वो पीछा करते हैं और उसे एक गली में घेर लेते हैं, जिसके अखरोट भींचकर वो कहते हैं, साले तूने वो पन्नी क्यों उतारी जबकि हमारे बीच में 3 महीनों का एग्रीमेंट हुआ था? अब तूने एग्रीमेंट तोड़ा है तो हमें हमारे $1000 वापस चाहिए, तेरे पास 1 हफ्ते का समय है। जो बोलकर वो दोनों भाई चले जाते हैं और धातु रोग पहुंचता है दूसरों की गींड गुलामी करने, बोले तो नौकरी करके पैसा कमाने, जिसमें उसकी बॉस है ये आइसक्रीम वाली जो उससे झाड़ू पोछा सब लगवाती है। आगे वो अपने भांजे को स्विमिंग कराने ले जाता है क्योंकि वहाँ चंपाकली की पोती जो आई थी, जिससे भांजा जाकर वैसे ही बात करता है जैसा कि उसके मामा ने सिखाया था, जिससे होता ये है कि आरडी उसे अपनी जन्मदिन की पार्टी में इनवाइट करती है। वहीं आपकी कशिश अपने बॉस को पूरा तेल लगाने की कोशिश कर रही थी कि उसे सीनियर आर्किटेक्ट बना दिया जाए, जिसके वो काबिल भी थी, पर वही है ना, बड़े लोग छोटे लोगों की तरफ बहुत कम ध्यान देते हैं। अब धातु रोग के लिए सब कुछ सही चल रहा था, पर एक दिक्कत हो जाती है जिसमें आपकी कशिश अपने बेटे के साथ आरडी की जन्मदिन पार्टी में जाएगी, जो धातु रोग बिल्कुल भी नहीं चाहता। जिसको रोकने के लिए वो रात के समय अपनी बहन के पड़ोसी से मिलता है और कहता है, मैं चाहता हूँ कि तू मेरी बहन के साथ शनिवार की रात डिनर पर जाए। पड़ोसी कहता है, मैं क्यों पूछूं उससे, उसने मना कर दिया तो? धातु रोग कहता है, वो तुझे पक्का हाँ करेगी, तू एक बार उससे पूछ कर तो देख गधेड़े। जिसमें वो तुरंत ही उनके घर पर आता है और आपकी कशिश को उसके साथ डेट पर चलने के लिए कहता है, जो उसे किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं देती और सैड होकर अपने रूम में आंखें खोलकर पड़ जाती है। तभी वहाँ उसका भाई आता है और कहता है, ये बता आखिरी बार तू बाहर कब गई थी? वो कहती है 5 साल पहले, जिसका मतलब ये था कि उसने 5 साल से अपनी तिजोरी का ताला किसी के लिए नहीं खोला। खैर जैसे तैसे करके धातु रोग अपनी बहन को पड़ोसी के साथ डेट पर जाने के लिए मना ही लेता है। जिसके बाद अगले दिन वो अपने काम पर जाता है, जहाँ उसे उसके काम का भुगतान किया जाता है, जो कि था $56। वो कहता है, भी इनकी लिंड बाकी के $1000 कहाँ हैं? आइसक्रीम वाली कहती है, भड़वे के 3 दिन ही तो काम किया है तूने, 3 दिनों के इतने ही मिलते हैं। तभी उसकी नजर पड़ती है सामने खुली स्पा की दुकान पर, जिसका रेट था सिर्फ $50, जिन पैसों को वो अपनी मसाज और बॉडी टैनिंग करने में उड़ा देता है, क्योंकि उसे चंपाकली की पार्टी में हैंडसम जो दिखना था। जो सारे चोचले करवाकर वो घर पहुंचता है और तभी वहाँ पन्नी वाले भाई आते हैं, जो उसको गंदी गंदी गालियां बकते हैं और 2-4 घुसंड भी पिलाते हैं। पर धातु रोग के पास पैसे नहीं थे, जिसमें वो उसके भांजे का गोप्रो उठा ले जाते हैं, जो कि उसके साइंस प्रोजेक्ट के लिए था। जिसके बाद जैसे ही वो दोनों माँ बेटे घर आते हैं तो मामा भांजे तैयार होते हैं, जिसमें वो दोनों सेम ड्रेस पहनते हैं और आपकी कशिश डेट पर जाने के लिए पहनती है काली ड्रेस, जिसमें वो मस्त टोटा लग रही थी। आगे दोनों मामा भांजे बर्थडे पार्टी में पहुंचते हैं, जहां भांजा अपनी माल को देखकर उससे बात करने जाता है और मामा अपनी माल को देखकर उससे बात करने जाता है, जहां वो एक बार फिर से फेजू मीठा की दी हुई पर्ची पर नजर मारता है और कहता है, तुम्हें पता है मेरा पैशन है पहाड़ों पर चढ़ना। बुढ़िया
कहती है क्या बात है, मैंने भी बहुत पहाड़ चढ़े हैं पर अब मुझसे नहीं होता। जिसमें वो उसे तेल मारते हुए कहता है अरे यार क्या बात कर रही हो, आप जैसी सुंदर बलवान नारी निश्चय कर ले तो वो कहीं भी चढ़ सकती है। वो कहती है नहीं अब नहीं चढ़ सकती और उसे अपना नकली हाथ दिखाती है जो उसने पहाड़ पर चढ़ते वक्त गवा दिया था, जिसकी वजह से अब वो पहाड़ और पहाड़ पर चढ़ने वालों से नफरत करती है। धातुरोग बात घुमाते हुए कहता है मुझे यार ट्रेन से ट्रेवल करना बहुत पसंद है। तभी बुढ़िया उसे अपना दूसरा हाथ दिखाती है जो उसने ट्रेन हादसे में गवा दिया था। कहती है मुझे ट्रेन से और ट्रेन में ट्रेवल करने वाले दोनों से नफरत है। वो कहता है पर मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हें फ्राइड चिकन जरूर पसंद होगा। बुढ़िया कहती है भीषड़ी के तूने कौन सी किताब पढ़ी है, मैं नहीं जानती पर मैं मुर्गियों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ हूँ। जो बोलकर बुढ़िया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वो उसके पीछे पीछे जाता है कि किसी तरह तो पट जा साली। तभी उसको इस पार्टी में अपना दोस्त मीठा दिखता है जिससे वो बात करने जाता है और पूछता है साले तू यहाँ क्या कर रहा है और साले तूने मुझे चंपा कली की सारी इन्फॉर्मेशन गलत क्यों दी। फेजू कहता है क्योंकि यार मैं अपनी वाली बुढ़िया से परेशान हो चुका हूँ, मैं और एक रात उसकी नहीं मार सकता। कल रात जानते हो उसने मेरे साथ क्या किया, उसने मुझे अपने पिता के कपड़े पहनाकर डांस करवाया, इसीलिए मैं भी चंपा कली को पटाकर ऐस मारना चाहता हूँ। जो बोलकर वो चंपा कली से बात करने जाता है तो धातु रोग भी उसके पीछे पीछे दौड़ता है, जहाँ वो दोनों बुढ़िया के साथ डांस करने के लिए जबरदस्ती उसके हाथों को पकड़कर खींचते हैं और उसके हाथ बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों उन दोनों हाथों को वापस उनकी जगह पर लगाने की कोशिश करते हैं पर उनसे नहीं हो पाता। आगे वो दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं, जिसमें धातु रोग कहता है साले तू तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था ना, तूने ही मेरी पीठ में खंजर घोंप दिया। तू जानता भी है मैं अपनी बहन के घटिया से छोटे से घर में कितनी मुश्किल से रह रहा हूँ। जो सारी बातें उसका भांजा सुन लेता है। कहता है मुझे तो लगा था कि आपको हमारे साथ मेरे घर में रहना बहुत अच्छा लगता होगा पर मैं गलत था। जिसमें वो उसको पटाने की बहुत कोशिश करता है पर बात नहीं बनती। आगे वो अपनी बहन के घर जाता है पर दरवाजा लॉक था और पासवर्ड भी चेंज कर दिया गया था। जिसके बाद वो रात बिताने के लिए आइसक्रीम वाली के यहाँ पहुंचता है जिसकी वो नौकरी बजाया करता था पर आज उसे बजाएगा। जिसमें वो नंग धड़ंग होकर उसके सामने डांस करने लगता है जो उससे कहती है रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा भीषड़ी के रुक जा, मुझे तेरे जैसे बूढ़े अच्छे नहीं लगते, मुझे तो पसंद है क्यूट से लड़के जिनकी दाढ़ी भी नहीं आई हो, क्योंकि उनमें जवानी का अंधा जोश भरा होता है। वो साले दिन में 15-15 20-20 बार मुट्ठियां मार लेते हैं, तो सोचो वो मुझे कितना मजा देंगे। वो पूछता है फिर तूने मुझे नौकरी पर क्यों रखा। आइसक्रीम वाली कहती है क्योंकि मैं तेरी मदद करना चाहती थी भड़वे। जिसके बाद अगले दिन वो फिर से अपने दोस्त फेजू मीठा से मिलता है जो उससे कहता है मेरी वाली बुढ़िया ने मेरे पिछवाड़े पर लात मार दी क्योंकि उसे कल की पार्टी के बारे में पता चल गया था। धातु रोग कहता है देख भाई मुझे तेरी मदद चाहिए मेरे भांजे का गोप्रो लाने के लिए, मैंने उसका दिल तोड़ दिया है पर मैं उसका साइंस प्रोजेक्ट खराब नहीं कर सकता। जिसमें फेजू मीठा नकली पुलिस वाला बनता है और धातु रोग बनता है एक कर्मचारी। जो दोनों उन पन्नी वाले भाइयों के पास जाते हैं और कहते हैं गैस लीकेज की शिकायत आई है तुम्हारी दुकान से, हमें सब कुछ ठीक है कि नहीं चेक करना होगा। जिसमें धातु रोग उनकी दुकान को पूरा टटोल भगाता है और उसे उसके भांजे का गोप्रो मिल जाता है, जिसे लेकर वो अपनी बहन के पास पहुंचता है और कहता है ये गोप्रो कोई घर से चुरा ले गया था जिसे मैं वापस ले आया हूँ। वो कहती है साले तू चूक गया क्योंकि साइंस प्रोजेक्ट संडे को था, आज सोमवार है। जो बोलकर वो उसके मुंह पर दरवाजा मारकर चली जाती है। वहीं स्कूल में भांजा आरडी से मिलता है और उसके मामा की गलती की माफी मांगता है, जो उससे कहती है कोई बात नहीं यार, मेरी दादी के 2 हाथ नहीं है तो नहीं है, मैंने तुझे माफ किया और मुझे तेरा लिखा हुआ लेटर सचमुच बहुत पसंद आया। भांजा कहता है लेटर क्या बात कर रही हो, दिखाना जरा मैं एक बार देख लूं उसमें फुल स्टॉप और कोमा सही जगह पर लगे हैं कि नहीं। जिस लेटर को वो पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि ये राइटिंग तो उसके मामा की है, जिसने अपने भांजे का दिल न तोड़ने के लिए आरडी को वो लेटर लिखा था। आगे वो दोनों मिलकर अपने साइंस प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं, जिसमें वो गोप्रो को ऊपर आकाश में छोड़ देते हैं। वहीं आपकी कशिश को 5 साल बाद उसका प्यार मिल जाता है और चंपा कली को भी अपने ही सिक्योरिटी गार्ड से प्यार हो जाता है। फेजू मीठा अब उन पन्नी चढ़ाने वाले भाइयों की गींड गुलामी करता है। वहीं सेल्समैन उठकर बुढ़िया की सांसें चेक करता है तो बुढ़िया निकल चुकी थी और सारी प्रॉपर्टी अब सेल्समैन हो चुकी थी। दोनों बच्चे अपनी मेहनत को कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं और खुश हो जाते हैं। आपकी कशिश काम पर जाती है, जहां उसकी बॉस उससे कहती है कांग्रेचुलेशन, तुम्हारा डिजाइन अप्रूव कर दिया गया है और तुम अब एक सीनियर आर्किटेक्ट बन चुकी हो। जो डिजाइन दिखाने तुम्हें मेरी बॉस से मिलने जाना होगा। तभी पहाड़ी के ऊपर हेलीकॉप्टर लैंड होता है, जिसमें से उतरती है वही बुढ़िया जिसकी फेजू मीठा मारा करता था। दरअसल ये बुढ़िया उस आर्किटेक्ट कंपनी की सबसे बड़ी बॉस थी जिसमें आपकी कशिश काम करती है। जिससे वो कहती है थैंक यू मुझे एक मौका देने के लिए, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। बुढ़िया कहती है हाँ मैं जानती हूँ तुम मुझे कभी निराश नहीं करोगी क्योंकि बहुत बड़ा रिकमेंडेशन लगा है तुम्हारा। वो पूछती है किसने रिकमेंड किया मुझे। तभी हेलीकॉप्टर से उतरता है अपना धातु रोग जिसने फेजू मीठा की बुढ़िया को पटा लिया था। बुढ़िया कहती है वैसे तो मैं किसी का रिकमेंडेशन लेती नहीं हूँ पर मुझे तुम्हारे डिजाइन सचमुच बहुत पसंद आए। तभी वहाँ दौड़ता हुआ भांजा आता है और अपने मामा को गले से लगा लेता है। कहता है मामा क्या आप मुझे हेलीकॉप्टर की सैर कराने ले जा सकते हो। वो कहता है हाँ मेरी जान क्यों नहीं। जिसके बाद दोनों मामा भांजे पायलट और को पायलट बनकर हेलीकॉप्टर उड़ा ले जाते हैं। भांजा कहता है मैं नहीं जानता था मामा जी आप हेलीकॉप्टर उड़ाना जानते हो। वो कहता है क्या बात कर रहा है छोटू, हर अमीर आदमी हेलीकॉप्टर उड़ा सकता है। भांजा कहता है क्या मैं भी उड़ा सकता हूँ। वो कहता है हाँ ये ले जॉयस्टिक पकड़ और उड़ा। जिसमें भांजा हेलीकॉप्टर को आड़ा टेढ़ा उड़ाता है। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त